हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसका हमने एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट को भी हम उसी तरह से टारगेट करेंगे जिस तरह से हमने अपने फर्स्ट पार्ट को टारगेट किया था। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को हम अपने टॉपिक के साथ लिंक करवाएंगे, ताकि हो सके उस टॉपिक से आने वाले अपकमिंग एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर में पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन का भी बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज के अपने सेकंड सेशन के पहले क्वेश्चंस की। ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टडी ही नहीं करते हैं। अगर आपने इसको स्टडी भी नहीं किया है इस टॉपिक को, तो आज मैं इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करवा दूंगा। आपको उससे बाहर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोलता है। क्वेश्चंस बोलता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेरिंग आरसीसी वॉल। आपको क्या बताना, आपके पास जो आरसीसी वॉल है उसकी क्या बताना, आपको मिनिमम थिकनेस बताना। ये जो आरसीसी वॉल होती है इसी को हम शेयर वॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? जब भी आप आरसीसी वॉल और शेयर वॉल को डिजाइन करते हैं तो उसको डिजाइन करने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब वो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, जरा उनको देखते हैं। क्लियर है? तो यहां पे लिख देता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स before the design of RCC wall। डिजाइन ऑफ आरसीसी वॉल, कि अगर आपको आरसीसी वॉल या शेयर वॉल को डिजाइन करना है तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले पता होने चाहिए। ये कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपके पास? मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल। आरसीसी वॉल क्या होनी चाहिए आपके पास? वो कितनी होनी चाहिए? वो आपके पास 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 100 mm लिख सकता हूँ। तो आज तो क्वेश्चंस में यही पूछा गया है आपसे, क्या? मिनिमम थिकनेस। तो मिनिमम थिकनेस 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो गया आपके पास? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अगर मैं सेकंड पॉइंट्स की बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि जो आपके पास ये आरसीसी वॉल होती है इसकी कुछ ना कुछ स्लेंडरनेस लिमिट भी होती है। क्लियर है? तो अगर मैं उसको लिखना चाहूं, द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ, द रेशो ऑफ इफेक्टिव हाइट बोल दो आप। इफेक्टिव हाइट, हाइट किसकी? आरसीसी वॉल टू द थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल should not exceed 30। वो आपके पास 30 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके जेईई लेवल में तो ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि जो आपके पास रेशो होता है इफेक्टिव हाइट टू द थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल शुड नॉट एक्सीड, मतलब वो 30 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लियर है? दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द रेशो ऑफ वर्टिकल reinforcement टू द ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है? वो क्या रहना चाहिए आपके पास? इसके दो केस बनेंगे। पहला केस 0.0012, ये कब? फॉर द बार अप टू 12 mm, सॉरी 16 mm, नॉट 12 mm। क्या हो जाएगा आपके पास? 16 mm की जो आपके पास रेशो, किसकी रेशो बोल रहा है आपके पास? वर्टिकल रेनफोर्समेंट और आपके पास ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट का।
तो उस कंडीशन में अगर आपने डाया वहां पे 16 mm तक यूज किया है तो उस कंडीशन में ये रेशो कितना रहना चाहिए, 0.0012 रहना चाहिए। अगर सर हमारे पास डाया 16 mm से ज्यादा रहेगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो उस कंडीशंस में आपके पास 0.0012 की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपका 15 रखना है, 15 फॉर दी बार above 16 mm। क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट का क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं एक सेक्शंस बनाने की कोशिश करता हूँ आपके पास। मेरे पास एक ये सेक्शन हो गया है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक आपके पास एक ये सेक्शन हो गया है और दूसरी मैं आरसीसी वॉल ये बना देता हूँ आपके पास। मेरे पास क्या है, ये दो आरसीसी वॉल है। क्लियर है। यहाँ पे मैं कुछ इसका क्रॉस सेक्शन भी बनाना चाहूंगा तो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, और इसका भी मैं कुछ यहाँ पे बनाना चाहूंगा, कुछ है ये भी मैंने यहाँ पे बना दिया। ये वर्टिकल आएगा तो वर्टिकल के लिए मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ इसका, ठीक है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ आपके पास कुछ सेक्शन इसके इस तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास दो वॉल है, ठीक है। एक वॉल ये है, ये दो वॉल है, हालांकि वॉल एक ही है बट मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे समझना है। तो आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है, सर आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना। तो मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे, वर्टिकल रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल करता हूँ। तो मेरे पास ये रही इसकी कुछ वर्टिकल रेनफोर्समेंट कैसे रहेगी आपके पास, कुछ इस तरह से, दिस इज द वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है। वर्टिकल रेनफोर्समेंट। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट दिखाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट मेरे पास कुछ ऐसे रहेगी, कुछ ऐसे रहेगी मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट, कुछ इस तरह से रह जाएगी, कुछ इस तरह से रह जाएगी। ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इस सेक्शंस को दिखाना चाहूं कि इस सेक्शंस को आप किस तरह से कट करेंगे, तो इस सेक्शन जो आपके पास ये वाला सेक्शन है जहां पे वर्टिकल्स बार्स आपने डाली है, तो आप उसको कुछ इस तरह से कट करेंगे, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से आप उसको कट कर रख दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं कि जब आपने हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो उस सेक्शन को आपको कैसे कट करके दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से कट के दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से दिखाओगे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। क्लियर है भाई, ये समझने की बातें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझते इन चीजों को, तो हो सकता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेनफोर्समेंट की, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी होगा, बिल्कुल होगा सर, आपने प्रोवाइड किया है। जब कुछ वर्टिकल रेनफोर्समेंट होगा तो यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट का एरिया भी होगा। जैसे मैं इसका सेक्शन बनाना चाहूँ, ये यहाँ पे ये क्या डाल देता हूँ मैं, सर इसका कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट का पाथ होगा, यहाँ पे भी कुछ कॉन्क्रीट का एरिया होगा इस आरसीसी वॉल में, ठीक है। और साथ में कुछ यहाँ पर क्या होगी सर आपके पास वर्टिकल रेनफोर्समेंट। तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट को कुछ इस तरह से दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट होगी तो यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट भी आपके पास होगी, सेक्शंस में दिखा रहा है। हालांकि आपको ये वर्टिकल दिखाई दे रही होंगी दोनों, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, ऐसे बनाया, मैं इधर को भी बना सकता, बट आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ कॉन्क्रीट भी होगा, बिल्कुल होगा सर, और यहाँ पे कुछ आपके पास एरिया ऑफ स्टील भी होगा, यानी कि एएसटी भी होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सर आपके पास एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा, यहाँ पर इसी तरह से एरिया ऑफ स्टील भी होगा। तो इन दोनों का जो रेशो, यानी कि किस किस का सर हमारे पास, वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू द आपके पास ग्रॉस कंक्रीट एरिया क्या होना चाहिए आपके पास, 0.002 होना चाहिए। कब, जब आपने यहाँ पे डाया कितना यूज किया, वो 16 mm का यूज किया है। अगर 16 से ज्यादा क्या यूज किया है तो वहां पे 0.00154 फॉर द बार्स अबव 16 mm। क्लियर है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो मैं बात करूंगा अपने सेकंड क्राइटेरिया की, ये तो देखा हमारे पास कौन सा था, वर्टिकल रेनफोर्समेंट। अब इसी तरह से हम कौन सी देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। मैं यहाँ पे इनको दिखाना चाहूंगी कौन सी आपके पास, दैट इज वर्टिकल रेनफोर्समेंट है। क्लियर है, और ये आपके पास कौन सी है सर, ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट है। कौन सी है सर, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट, कुछ नहीं है, बिल्कुल वही है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। क्लियर है। तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 2 3 चौथा, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि द रेशो ऑफ, हम सेम लिखेंगे, द रेशो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट टू दी
ग्रॉस एरिया, टू दी ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट शैल बी, यहां पे लिख देते हैं आप शैल बी। नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। ये हो गया। तो इसका फर्स्ट केस क्या रहेगा सर आपके पास, वो रहेगी सर 0.00204 जब आपने बार अप टू 16 mm यूज किया है, अप टू 16 mm का यूज किया है। अगर आपने बार क्या किया है सर 16 mm से ज्यादा का यूज किया तो 0.00554 बार above 16 mm, ठीक है। ये आपको याद रखनी है वैल्यू, हो सकता है यही वैल्यू आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। ये तो हमने सर बता दिया है कि सर वहां पे रेशो बताया हमने किस किस का, वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू द ग्रॉस कंक्रीट एरिया, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट टू द ग्रॉस एरिया का। अब हमें यहाँ पे ये चीज भी तो देखना है कि जो सर आपने ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, इनकी स्पेसिंग का क्या क्राइटेरिया है, क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये अगर मैं बात करता हूं दैट इज, इस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम, स्पेसिंग बोलेंगे। तो एसपी लिख देता हूं मैं, या इसको पिच भी बोल सकते हैं। तो मैं किसकी बात करूंगा, पहले वर्टिकल रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग की बात करूंगा। वर्टिकल रेनफोर्समेंट की किसकी बात करूंगा मैं, स्पेसिंग की बात करूंगा। तो जो स्पेसिंग को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एसटी से। तो आपके पास वो क्या क्राइटेरिया है, शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वॉल, और आपके पास 450 mm, ठीक है। कि आपके पास जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वॉल और 450 mm शुड नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको क्या होनी चाहिए, इनसे कमी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल मैंने कितना रखा सर, आपके पास 100 mm की है, सॉरी यहाँ पर 100 mm की हम क्या दे देते हैं सर, थिकनेस दे देते हैं। थिकनेस ऑफ वॉल आपके पास कितना है, 100 mm है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा। 300 और 450 में आपको क्या लेना है, मिनिमम लेना है। शुड नॉट का मतलब, शुड नॉट एक्सीड मतलब आपको इन दोनों वैल्यू से मिनिमम लेना है, क्लियर है। अब उसी तरह से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का क्राइटेरिया देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया अगर हम चेक करते हैं तो उस केस में जो स्पेसिंग होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द वॉल TW, और आपके पास 450 mm, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसी को एग्जांपल के लिए कि आपके पास जो थिकनेस ऑफ द वॉल आया था वो कितना आया था सर, हमारे पास 100 mm आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास स्पेसिंग होनी चाहिए वो आपकी शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स इंटू 100, कितना आ गया आपके पास 300, और यहाँ पर कितना आ गया सर 450। तो आपको क्या लेनी है, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू को अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पर जो ST होगा शुड नॉट बी मोर देन 100 टाइम्स, ठीक है। 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया, यहाँ पे स्पेसिंग का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोल रहा है कि फॉर द वॉल कॉलम्स एंड वर्टिकल फेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर द फॉर्मवर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर, कि जितने भी आपके पास क्या होते हैं, वर्टिकल्स मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपके पास कॉलम हो सकता है, आपके पास आरसीसी वॉल हो सकता है, और आपके पास फेस ऑफ द कॉलम एंड आपके पास बीम हो सकते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, आपके पास वर्टिकल मेंबर्स की काउंट में आते हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाने की इसको कोशिश करते हैं साथ साथ डायग्राम में, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ सर, एक कॉलम बना रहा हूँ। तो कॉलम में जो आपको दिखाई देगा वो आपके पास कैसा दिखाई दे रहा है सर, एज ए वर्टिकल मेंबर दिखाई दे रहा है। तो ये आप भी बोल सकते हैं कि जो कॉलम होता है आपके पास, कॉलम इज ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। तो यहाँ पे जो हम शैटरिंग्स प्रोवाइड करेंगे वो किस तरह की शैटरिंग्स आप प्रोवाइड करेंगे, कुछ आप वर्टिकली शैटरिंग प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर शैटरिंग दोगे आप, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे जो बीम का पोर्शन होगा उसका भी कुछ फेस कैसा रहता है आपके पास, वर्टिकली देखा होगा आपने। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास ये वाला पोर्शन क्या हो गया सर, ये तो आपके पास बीम हो गया मान लेते हैं, सॉरी स्लैब हो गया है। ये पोर्शंस में स्लैब का दिखा देता हूँ, और कुछ पोर्शंस में किसका दिखा देता हूँ, आपके पास ये बीम है मेरे पास, दोनों तरफ ये क्या लगे हैं सर, ये आपके बीम लगे हैं। ये क्या है सर आपके पास, दैट इज
बीम है। तो ये जो बीम का ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल फेस है, और बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं कौन से फेस दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा, मैं ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका बीम का ये दिखाई दे रहा है ये आपके पास वर्टिकल फेस दिखाई दे रहा है। कैसा फेस दिखाई दे रहा है सर? वर्टिकल फेस दिखाई दे रहा है आपके पास। ये क्या है सर? बीम है। और ये क्या है सर आपके पास? इसको मैं स्लैब मानता हूं। और ये भी क्या है आपके पास? ये बीम है हमारे पास, ठीक है। और ये बीम का कौन सा फेस है सर आपके पास? वर्टिकल फेस है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे किसकी? वर्टिकल फॉर्म वर्क की, टू कॉलम्स के लिए, वॉल्स के लिए और बीम के लिए, तो वहां पे जो उसका रिमूवल ऑफ टाइम रहेगा आपकी शटरिंग का, जिसको आप स्ट्रेकिंग टाइम भी बोलते हैं, वो कितना रहेगा? वो 24 से 48 घंटे का रहेगा। तो जो भी आपके पास ये वर्टिकल मेंबर है इसका कितना रहेगा रिमूवल वर्क? 24 टू 48 हार्स रहेगा। ये भी आपके पास 24 टू 48 हार्स रहेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ अभी वर्टिकल केस में मेरे पास एक कॉलम भी हो सकता है, आरसीसी वॉल भी हो सकता है, और आपके पास बीम का फेस भी हो सकता है, जो कैसे दिखाई देता है आपको? वर्टिकली। क्लियर है? तो उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो आपके पास 24 टू 48 हार्स रहता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सॉफिट फ्रॉम वर्क टू स्लैब की। सॉफिट फ्रॉम वर्क टू स्लैब की। अब देखिएगा, ये आपका स्लैब का ये जो बॉटम दिखाई दे रहा है आपको, इसी पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं? सॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको हम? जो स्लैब का जो बॉटम पोर्शंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर? आप सॉफिट बोलते हैं। तो बीम का भी कोई ना कोई सॉफिट होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि बीम का भी तो फाउंडेशन होता है भाई। जैसे आपके पास, मान लेते हैं मेरे पास ये बीम मैं बना रहा हूं यहाँ पर, तो ये बीम का क्या होगा? कुछ ना कुछ फाउंडेशन होगा, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं सर? सॉफिट बोलते हैं। अब जो ये सॉफिट होता है, जो सॉफिट में आप क्या करते हैं? फॉर्म वर्क जब प्रोवाइड करते हैं तो उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं? वहां पे प्रॉप्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या डाल देंगे सर? कुछ प्रॉप्ट इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये मैंने क्या डाल दिए है सर यहाँ पर? ये प्रॉप्ड। तो ये क्या हो गया मेरे पास? प्रॉप्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने बीम के नीचे क्या लगा दिया सर? मैंने प्रॉप्ड लगा दिए है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने कुछ इनको रोक के रखा हुआ है। मतलब आपके स्लैब के सॉफिट को और बीम के सॉफिट को मैंने कुछ क्या दिया है? कुछ वहां पे कंट्रोल कर दिया इनको, मतलब कुछ फाउंडेशंस प्रोवाइड कर दी है, कुछ फॉर्म वर्क्स मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है? सॉफिट फॉर्म वर्क्स टू स्लैब। स्लैब के सॉफिट की बात कर रहे हैं। उसका जो आपके पास कब, जब वहां पे उसको हमने प्रॉप से फिक्स किया है, तो उसका जो शैटरिंग का जो रिमूवल टाइम होगा वो कितने समय का होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास वो 3 दिन का होगा। इसको कितने दिन में रिमूव करेंगे? अगर वो विद सॉफिट है तो इसको आप 3 दिन में रिमूव करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूं 3 डेज में। सॉरी, किसकी बात? स्लैब की बात करें तो स्लैब आपका होगा 3 डेज में। तो यहाँ पे स्लैब का लिख दीजिएगा आप 3 डेज में। अगर मैं उसी तरह से बीम के बात करता हूं, बीम के विद कनेक्टेड टू सॉफिट के फॉर्म वर्क की बात करता हूं, तो देखिएगा वही लिखा है, सॉफिट फॉर्म वर्क्स टू बीम प्रॉप्स टू बी फिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। तो इसका कितना रहेगा आपके पास? और इसका सर 7 डेज का रहेगा। कम से कम कितना रहेगा सर? 7 डेज का रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि आपने क्या किया, स्लैब के नीचे का सॉफिट तो हटा दिया है, बट जो आपके पास यहाँ पे ये प्रॉप्ड रहा, ये क्या रहा? जो प्रॉप्ड रहा इसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि जब भी आप स्लैब के सॉफिट को रिमूव करते हैं, स्लैब के सॉफिट को रिमूव करते हैं, तो आप इसको क्या करते हैं? प्रॉप को दोबारा से क्या कर देते हैं? आपने स्लैब से कनेक्ट में कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपके स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में आप क्या करेंगे? आप रिमूव, उसके बाद आप रिमूव करेंगे इन प्रॉप्ट को। तो ये जो प्रॉप्ट होता है तो प्रॉप्ट की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वही है नेक्स्ट कि प्रॉप्स टू बी स्लैब, कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? कि जब आपकी जो स्लैब है वो विद प्रॉप है तो उसको हम कितने दिन में रिमूव करेंगे? इस प्रॉप्ट को। तो अगर आपके पास 4.5 मीटर तक का है तो उसको रिमूव करेंगे हम कितने दिन में? उसको रिमूव करेंगे आप 7 डेज में। कितने दिन में सर? 7 डेज में रिमूव करेंगे। और अगर सर ये मेरे पास स्लैब के प्रॉप्ट की लेंथ 4.5 मीटर से ज्यादा है तो उसको मैं 14 डेज में रिमूव करूंगा। क्लियर है? तो उसी तरह से मेरे पास किसका आता है? बीम है, बीम का भी तो प्रॉप्ट लगा है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज आपके पास प्रॉप्ट, यानी कि बीम की फाउंडेशन को तो हम सॉफिट बोलते हैं। सॉफिट के साथ जो हमने एक और क्या दिया है? फॉर्म वर्क प्रोवाइड किया है, उसको हम प्रॉप्ट बोलते हैं। तो उस प्रॉप्ट को हम
कितने दिनों में रिमूव करते हैं। अगर आपके बीम की जो लेंथ, बीम का जो प्रोप्ड है वो अगर 7 मीटर से ज्यादा का है तो उसको 6 मीटर से ज्यादा का है या 6 मीटर है, तो अगर 6 मीटर तक है तो उसको हम रिमूव करेंगे आपका 14 डेज में। कितने दिन में रिमूव करेंगे सर? 14 डेज में रिमूव करेंगे। और अगर सर आपका 6 मीटर से ज्यादा का हुआ ये आपके बीम का प्रोप्ड, तो उसको हम 21 डेज में रिमूव करेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट था डियर। क्लियर है? तो इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है। जब भी आप क्या करना है, किसी की भी शैटरिंग को रिमूव कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो सबसे पहले आप वर्टिकल्स मेंबर्स होते हैं उनकी शैटरिंग को रिमूव करते हैं। वर्टिकल मेंबर्स में आपके पास कॉलम हो सकता है और आपके पास फेस ऑफ द बीम हो सकता है और आपके पास आरसीसी वॉल हो सकती है। जैसे ही आपने इनको रिमूव कर दिया है तो आप उसके बाद किस कंडीशंस पे आ जाओगे? आप सॉफिट फॉर्म वर्क पे आ जाओगे। अब जो सॉफिट फॉर्म वर्क होता है वो बीम का भी होता है और स्लैब का भी होता है। बीम का जो फाउंडेशंस होता है, यानी कि मेरे पास ये बीम है और ये जो बीम का जो रेस्ट वाला पार्ट होता है नीचे, उसको हम सॉफिट बोलते हैं। तो उसको रिमूव करने में आपको 3 दिन चाहिए। और अगर आप किसका कर रहे हो सर? बीम का कर रहे हो, तो बीम को 7 डेज लगते हैं। ठीक है, बीम के 7 डेज लगते हैं। सेकेंड टाइम में ये आपने रिमूव कर दिया। अब जैसे ही आपने इनके सॉफिट के फॉर्मवर्क को हटाया, उसके बाद जो आपने यहाँ पे प्रॉप्ट दिए होंगे, ये जो मैंने प्रॉप्ट दिए होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सॉफिट का फॉर्मवर्क हटा दिया है तो आप उसका जो प्रॉप्ट है उसको भी हटा दो। आपको दोबारा से कनेक्ट करने पड़ेंगे वहां पे प्रॉप्ट। जैसे ही आप प्रॉप्ट करोगे वहां पे, तो उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे? प्रॉप्ट के शैटरिंग को रिमूव करोगे। प्रॉप्ट की शैटरिंग अगर आप स्लैब का प्रॉप है और अगर 4.5 मीटर तक का स्पैन है तो उसको रिमूव करने में 7 डेज, और अगर 4.5 मीटर से ज्यादा है तो उसको रिमूव करने में 14 डेज लग जाते हैं। उसी तरह से अगर प्रॉप बीम और आर्चिस का है, यानी कि अगर आपके पास बीम और आर्चिस की बोले जाएंगे। अब आर्चिस आप सभी ने देखा होगा, कुछ इस तरह से आपने आर्च देखा होगा। ये क्या बना रहा हूं मैं? कुछ आर्च इस तरह से होगा आपके पास, कुछ इस तरह से आपके पास क्या होगा? आर्च होगा। अब जो ये आर्च हो सकता है, इसमें भी क्या लगे हो सकते हैं नीचे आपका, वही ये आर्च का क्या हो सकता है? ये आपका बॉटम पोर्शन होता है, इसी को हम सॉफिट बोलते हैं। अब इस आर्च का भी क्या हो सकता है? आपके पास प्रॉप्ट भी हो सकता है कुछ इस तरह से, तो उस प्रॉप्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो वो आपका 14 डेज रहेगा अगर 6 मीटर तक की स्पैनिंग है अगर आपके बीम की और आर्च की, और अगर आपके पास 6 मीटर से ज्यादा है तो आपको 21 डेज में उसको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। थर्ड क्वेश्चंस ये आपका रिपीटेड क्वेश्चंस है। इस तरह का क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट वॉल। मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है वो कितनी होती है आपके पास, वो अभी बताया मैंने 10 सेंटीमीटर होती है सर। तो आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफसीके से। और एफसीके क्या होता है आपके पास? ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है या आपके पास केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो मेजर की जाती है वो आपके पास 28 डेज पे मेजर की जाती है एट ए 150 mm³ पर। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो आपको यहाँ पर 100% स्ट्रेंथ जो अचीव्ड होती है वो आपको कब अचीव्ड होती है? आपको 28 डेज में ही अचीव हो जाती है। जैसे आपको दिखेगा कि एक दिन में कितना स्ट्रेंथ गेन करता है वो आपके पास सर 16% गेन करता है। और अगर मैं 3 दिन की बात करता हूँ, 3 डेज में कितनी गेन करता है सर आपके पास? वो 40% करता है। अगर मैं 7 डेज की बात करता हूं तो 7 डेज में कितनी करता है सर? वो आपके पास 65 करता है। 14 डेज की बात करता हूं तो 14 डेज में कितनी करता है सर? वो आपके पास 90% करता है। 21 डेज में कितनी स्ट्रेंथ गेन करता है सर? आपके पास वो 94% गेन करता है। और 28 डेज में कितनी स्ट्रेंथ गेन करता है? वो आपके पास 98%, यानी कि राउंड ऑफ आपके पास 99 भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक कंक्रीट जो मेजर की जाती है वो आपके पास 28 दिन पर की जाती है, और यही जो 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है आपके पास ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। क्लियर है? तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर एज पर आईएस। किसकी बात कर रहा है वो? आपके कंक्रीट इन सी वाटर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था सी वाटर्स में मिनिमम ग्रेड हम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो आपने ये चीज को बहुत अच्छे से कवर किया होगा।
तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके पास टाइप्स ऑफ एक्सपोजर कंडीशंस के आधार पर बताया। तो देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ एक्सपोजर कंडीशन लेता हूं। यहाँ पे मैं कुछ मिनिमम ग्रेड ले लेता हूं। पहले मैं पीसीसी के ले लेता हूं, पीसीसी के ग्रेड ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं आरसीसी के ग्रेड ले लेता हूं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आता है आपके पास माइल्ड। माइल्ड में आपके पास नॉर्मल कंडीशन लाई करती है। माइल्ड के बाद हम किसकी बात करते हैं सर? मॉडरेट कंडीशंस। मॉडरेट कंडीशंस में आपके पास क्या आता है? वो एरिया आता है जहां पर आपका क्या रहता है? अल्टरनेटिंग आपका फ्रीजिंग एंड थोइंग की कंडीशन रहती है, कि आपका जो बर्फ वाले इलाके होते हैं जहां पे आपका बर्फ क्या होता है? जमता रहता है और पिघलता रहता है। तो उसको हम लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग फ्रीजिंग एंड थोइंग। फ्रीजिंग एंड थोइंग, ठीक है। मॉडरेट के बाद जो हम बात कर लेते हैं वो सीवियर की बात कर लेते हैं। सीवियर की बात आती है जो आपका जो ऐसा स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली आपके सी के अंदर मर्ज होता है, ठीक है, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। इमर्ज्ड इन सी, ठीक है। और वेरी सीवियर की बात कर लेते हैं हम। वेरी सीवियर्स में क्या आता है आपके पास? सी वाटर स्प्रे। सी वाटर स्प्रे, कि जो भी आपके सी के किनारे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, सी वाटर स्प्रे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही सी पे क्या होता है? पानी ज्यादा आता है तो पानी का मूवमेंट रहता है, तो पानी के जो छींटे पड़ते हैं जिस स्ट्रक्चर्स के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं वेरी सीवियर। और वेरी सीवियर के बाद आपके पास कंडीशन आ जाती है एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं आपके पास टाइडल जोन रहते हैं। कौन से जोन रहते हैं डियर? टाइडल जोन रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पीसीसी ग्रेड की। तो माइल्ड के लिए उसने किसी भी तरह का ग्रेड मेंशन नहीं किया। मॉडरेट के लिए उसने जो ग्रेड दिया वो आपके पास M15 ग्रेड दिया, जबकि सीवियर के लिए उसने ग्रेड आपके पास M20 दिया है, और वेरी सीवियर के लिए उसने M25 दिया है, और एक्सट्रीम के लिए आपके पास M30 दिया है। ये तो पीसीसी के ग्रेड हो गए हैं। आरसीसी के ग्रेड की बात करता हूं तो माइल्ड में उसने मेंशन किया है M20 ग्रेड मिनिमम, मॉडरेट के लिए M25, और आपके पास सीवियर के लिए M30, और आपके पास वेरी सीवियर के लिए सर M35, और एक्सट्रीम के लिए आपके पास M40 दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। उसने बोला है कंक्रीट इन सी वाटर, कि जो भी आपका रेनफोर्स कंक्रीट है वो आपके सी के वाटर के अंदर है। तो कितना देंगे हम? M15 तो नहीं देंगे सर, M20 भी नहीं देंगे, M40 भी नहीं देंगे, आपको M30। आपको कौन सी कंडीशन लेनी है? आपको लेनी है कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर्स वाली। तो उस कंडीशंस में हम जो आरसीसी का जो मिनिमम ग्रेड यूज किया जाता है, आरसीसी का जो आपके पास मिनिमम ग्रेड रहेगा वो क्या रहेगा सर? वो M30 रहेगा। और जो पीसीसी के ग्रेड की बात करते हैं इन मिनिमम, वो कितना रहेगा सर हमारे पास? वो M20 रहेगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया मेरे पास वो सी हो गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट, कि जो आपके पास वैल्यू है किसकी? अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट की, वो क्या करती है? इंक्रीज विद द एज ऑफ लोडिंग, या डिक्रीज विद द एज ऑफ लोडिंग, या रिमेन्स कांस्टेंट, या इज टेकन एज 0.0035। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है। क्रीप कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका थीटा से। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ क्रीप कोएफिशिएंट, किसकी बात कर रहे हैं सर हम? यहाँ पर क्रीप कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है आपके पास? इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन टू दी, क्या होगा? इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग,
ठीक है, ये ध्यान रखना आपके पास। और जो आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट है इसको एक्सप्रेस किया जाता है आपके पास थीटा से। ये डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एज ऑफ लोडिंग, एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। और जो ये फिनोमिनन्स होता है आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट का, ये लॉन्ग टर्म्स फिनोमिनन्स होता है। क्लियर है, एज ऑफ लोडिंग आपके पास 7 डेज के बाद देखेंगे, आपके पास उसी तरह से 28 डेज बाद देखेंगे, और उसी तरह से हम अपने 365 डेज पे काउंट करेंगे। 365 डेज बोलो या आप 1 ईयर्स बोलते हैं। तो वहां पे अगर मैं क्रीप कोएफिशिएंट्स की बात करता हूं, यानी कि अपने थीटा रिप्रेजेंट, तो क्या रहेगा आपके 7 डेज पे आपकी 2.2 रहती है, 28 डेज पे 1.6 रहती है, और 365 पे आपके पास ये 1.1 रहती है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका एज ऑफ लोडिंग बढ़ेगा आपका क्रीप कोएफिशिएंट क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज, तो यहाँ पे वही लिखना है, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट डिक्रीज विद द एज ऑफ लोडिंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास, बी हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो क्रीप कोएफिशिएंट होता है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ लोडिंग होता है। ठीक है, कि जैसे जैसे आपका एज ऑफ लोडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्रीप कोएफिशिएंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है, तो ये चीज आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज। क्लियर है कि यहाँ पे आपको क्या बताना है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बताना है, किस किस का, कंक्रीट का एंड स्टील का। तो यहाँ से जैसे ही वो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बोल रहा है वो किसकी बात कर रहा है, वो अपने एलएसएम की बात कर रहा है। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये हो गया आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे हो गया आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होगा, और आपके पास लिमिट स्टेट मेथड में क्या होगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो पहली फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास जो भी होगी, पहले हम बात करेंगे किसकी, आपके कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, स्टील के फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या बोला जाता है, आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही बोलेंगे हम। बट एलएसएम में क्या बोला जाता है, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है, पीओएफ। क्लियर है, तो कंक्रीट की कितनी होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सर, 3 होती है। बट जब एलएसएम की बात करते हैं तो 1.15 होती है। अगर मैं बात करता हूं स्टील की तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 1.78 होती है, जबकि एलएसएम में कितनी होती है सर आपके पास, यहाँ पे कंक्रीट की 1.15 नहीं होती भाई, 1.5 होती है। कितनी होती है सर, 1.5, और यहाँ पे 1.15 होती है। क्लियर है, तो यहां से आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी कि सर यहाँ पे जो कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो ज्यादा है, बट जो सर स्टील की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कम है। ऐसा क्यों है, ये भी हम रीजन समझेंगे। आज तो उसने बात किया है एलएसएम में, तो एलएसएम में कंक्रीट की 1.5 होती है, तो उसने पहले कंक्रीट बोला, तो मुझे कंक्रीट की ढूंढनी है 1.5, तो मेरे पास 1.5 कंक्रीट की है, स्टील की कितनी है सर, 1.15 है, तो ये 1.15 है, तो मुझे राइट आंसर मिल गया है ए। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, मेरे पास एलएसएम के अकॉर्डिंग है। अगर मुझे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग देखना है तो कंक्रीट की 3 है सर और स्टील की 1.8 है, तो पहले कंक्रीट की आएगी और फिर आपके पास स्टील की आएगी। तो ये किस कंडीशन में है, आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। अगर वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बोलता है तो डायरेक्ट बोलता हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर उसने एलएसएम से पूछा है तो बोलता आपके पास पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलता, तो उसने पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बोलो या पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलो। क्लियर है, तो उसने एलएसएम से पूछा तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए हो गया है। अब देखो सर यहाँ पर कंक्रीट, जब हम कंक्रीट की क्या करते हैं सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो ज्यादा होती है आपके स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, एफओएस। यहाँ पे ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा क्यों होती है, ध्यान दीजिएगा। कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहती है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर क्या रहता है आपके पास, क्वालिटी कंट्रोल गुड नहीं रहता। मटेरियल्स का जो भी आपके पास यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं,
मटेरियल्स का जो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट गुड। बट अगर मैं यहाँ पे स्टील की बात करता हूं इसके मटेरियल की, तो यहाँ पे क्या रहता है सर, क्वालिटी कंट्रोल इज गुड रहता है। क्वालिटी कंट्रोल कैसा रहता है आपके पास, गुड रहता है। इसका रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका क्वालिटी कंट्रोल गुड ना रहने का रीजन है क्योंकि इसको साइट पे प्रिपेयर किया जाता है। साइट पे क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। बट अगर मैं बात करता हूं इसका क्वालिटी कंट्रोल गुड रहता है आपके स्टील का, तो इसका रीजन है कि सर ये लैब में प्रिपेयर किया जाता है, लैब या आपकी फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका रीजन है। तो यहाँ पे मुझे आंसर भी मिल गया है और ये आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है ये भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवा दिया है। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी मटेरियल्स की अलग होती है और आपके लोड्स की अलग होती है। देखिएगा मैं दोबारा से समझा देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के आपके पास क्या होते हैं सर, दो पहलू होते हैं। एक पहलू रहता है आपके पास मटेरियल्स का और एक पहलू रहता है आपके लोड्स का। ठीक है, जब हम बात करते हैं मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को तो उसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला जाता है। और जो लोड की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास FCK से, और इसकी हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आपकी F से रिप्रेजेंट करते हैं। मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या बोलती है कि अगर सपोज कीजिए आप M20 के क्यूब को कास्ट कर रहे हैं, M20 के 100 क्यूब को कास्ट कर रहे हैं, उन 100 क्यूब में से आपके पास 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी जो स्ट्रेंथ होगी स्ट्रेंथ को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मोर देन और इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, और 5% क्यूब ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ लेस देन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। यानी कि यहाँ पर 95% प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी जिनकी स्ट्रेंथ 20 और 20 से ज्यादा आएगी, और 5% प्रोबेबिलिटी ऐसी रहेगी कि वो क्या कर सकती है, 20 से कम होगी। जब वो 20 से कम होगी तो उसके फेलियर के चांसेस है ये, तो इसी को क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड टू फेल कितना परसेंट है, 5% है। तो वहां तो यही पूछा है, 10% नहीं सर, 15%, 5%। तो राइट आंसर हो गया आपके पास बी हो गया है। अब हम बात करते हैं लोड्स की। सपोज करो आप एक बीम को डिजाइन कर रहे हो, बिल्कुल सर मैंने यहाँ पर एक बीम है और ये बीम मेरे पास है, इस बीम के ऊपर लोड आ रहा है आपके पास 2000 किलो न्यूटन के लिए, इसको आप डिजाइन कर रहे हैं। इस बीम की जो लाइफ पीरियड है आपके पास वो मेरे पास कितनी है सर, 50 ईयर्स है। तो यहाँ पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होगा वो क्या होगा कि सर इसकी 95% प्रोबेबिलिटी इसकी है कि जो यहाँ पर ये 2000 किलो न्यूटन का लोड है ये एक्सीड नहीं करेगा आपके 50 साल में। 95% प्रोबेबिलिटी कि जो आपके पास 2000 किलो न्यूटन का जो लोड है वो आपका शुड नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं करेगा। बट यहाँ पे 5% चांसेस ऐसे है कि लोड क्या कर सकता है आपका 2000 किलो न्यूटन से एक्सीड कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे तो लोड का तो उसने नहीं बोला था, यहाँ तो उसने किसका बोला था, यहाँ तो उसने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मटेरियल की बात की थी, यानी कि आपके FCK की बात की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर मुझे मिल गया है, दैट इज 5% मिल गया है। क्लियर है?
अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। अब टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर में है, कितनी बार ये रिपीटेड हो गया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है सर मेरे पास। एक सर माइल्ड कंडीशन होती है आपके पास, दूसरी सर मेरे पास मॉडरेट होती है, बिल्कुल होती है सर, मॉडरेट होती है। मॉडरेट के बाद सर हम सीवियर कंडीशंस पे आ जाते हैं, और सीवियर के बाद सर हम वेरी सीवियर कंडीशंस के पे आ जाते हैं। आपको भी इसी तरह से याद होना चाहिए। और लास्ट में आपके पास एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती है। क्लियर है? अब जब यहाँ पे हम मॉडरेट माइल्ड की बात करते हैं तो माइल्ड में आपके पास नॉर्मल कंडीशंस एक्ट रहती है, ठीक है। और अगर मैं मॉडरेट की बात करता हूं तो यहाँ पर आपके पास अल्टरनेटिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग की कंडीशंस रहती है, फ्रीजिंग एंड थोइंग की कंडीशंस रहती है। मतलब ऐसे इलाके जहां पे क्या रहता है आपका, बर्फ जमता रहता है और पिघलता रहता है, उस कंडीशंस को बोलते हैं हम मॉडरेट। सीवियर में आता है कि कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं वेरियस सीवियर की, तो वेरी सीवियर में आते हैं सी वाटर स्प्रे की बात की जाती है वहां पे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, आपकी एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम में आता है हमारे पास दैट इज टाइडल जोन। कौन से आते हैं? टाइडल जोन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कवर्स की बात करता हूं तो माइल्ड में जो कवर प्रोवाइड किया जाता है वो 20 mm प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? मॉडरेट में जो कवर प्रोवाइड किया जाता है 25 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप, और 30 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? और सीवियर में जो हम प्रोवाइड करते हैं कोडल के कोजिंग 45 mm, और आप चाहो तो 40 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वेरी सीवियर में बात करते हैं तो वेरी सीवियर में आपके पास 50 mm रहता है, और एक्सट्रीम में कितना रहता है आपके पास? 75 mm रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में पूछा है वो कैसा पूछा है? कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर्स। तो कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर्स में आपके पास सीवियर है, सीवियर में आपके पास 40 mm, तो 25 भी नहीं, 35 भी नहीं, राइट आंसर आपके पास यहाँ पर डी हो गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। किसकी बात कर रहा हूँ? एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं। तो देखते हैं डायग्राम से आपके पास कि एक मैंने आपको डायग्राम बनाया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो डायग्राम आपको यहाँ पे भी याद होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट तभी आपके स्ट्रांग होंगे अगर आपने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर लीजिएगा 3 से 4 बुक लगा दीजिएगा और आप सिलेक्शन ले लोगे। अब एक ही बुक के क्वेश्चंस लगाएं, बट उन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में कवर करें। क्लियर है? जब हमने क्या देखा था, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, किसका? आपके कंक्रीट का। तो वहां पे किस तरह से ग्राफ बना था वो देखिएगा। यहाँ पर आपके एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन था और वाई एक्सिस पे आपके पास स्ट्रेस था। यहाँ पे पास मेरी कुछ जो वैल्यू लाई कर रही थी वो 0.002 थी, और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू लाई कर रही थी वो 0.0035 स्ट्रेन थी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने ग्राफ देखा था कि जो कंक्रीट का जो कर्व रहता है 0.002 तक वो कैसा रहता था सर? वो पैराबोला रहता था। तो आपने कुछ इस तरह से लिखा था, उसको पैराबोला रहता था, ठीक है। और उसके बाद कैसा हो जाता था सर? वो आपके पास लीनियर हो जाता था। तो ये जो कर्व है ये किसके लिए डिजाइन किया जाता था? आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया जाता था, यानी कि आपका एफ सी के से डिजाइन किया जाता था। तो 0.02 तक कैसा रहा सर? ये आपके पास पैराबोलिक रहा है। पैराबोलिक बोले तो सेकंड डिग्री रहा है। और उसके बाद कैसा रहा सर? आपके पास 0.02 से लेकर 0.0035 तक आपके पास लीनियर रहा है। लीनियर को आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट के अलावा आप कहो तो रेक्टेंगुलर भी इसको बोल दो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। ये नाम है जो आपको याद रहने चाहिए। ये तो किया हम किसके लिए डिजाइन किया था? एफसीके के लिए डिजाइन किया था, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया था। अब मुझे किसके लिए डिजाइन करना? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करना। तो जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए किया, इसका मैं क्या कर दूं? विद इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दूं। तो जब मैं इसको क्या कर देता हूं? विद इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देता हूं, तो मेरे पास कुछ ग्राफ इस तरह से, ये 0.02 तक पैराबोला रहेगा और उसके बाद आपके पास लीनियर रहेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास दिख रहा है भाई ये? हाँ, दिखाई दे रहा होगा।
तो ये जो रहेगा आपके पास एफ सी के डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, तो ये आ जाएगा 0.67 एफ सी के। तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला जाता है या एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला जाता है। क्वेश्चंस में एक्चुअल पूछा था तो आपको सी आंसर मिल गया। कैसे आया सर ये आया आपके पास एफ सी के डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एफ सी के तो आपका एजिटेड था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिया, तो यहाँ पे आपके पास 0.67 एफ सी के आ गया। क्लियर है। अब इसी को आपसे पूछ लिया जाए डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए, तो डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए जो ग्राफ बनेगा आपका उसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से 0.02 तक कैसा रहेगा सर, आपका पैराबोला रहेगा, और पैराबोला के बाद कैसा रहेगा आपके पास सर, वो लीनियर रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, 0.67 एफसी को विद इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कीजिएगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, तो यहां से कितना आ जाएगा 0.45 एफसी के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 0.45 मतलब या 0.446, मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.45 एफसी के। तो ये किसके लिए डिजाइन किया जा रहा है, ये आपके डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए डिजाइन किया जा रहा था। तो आज तो स्ट्रक्चर पूछा, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले वाला ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, दूसरे वाला आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और आपके पास 0.447 किसके लिए है आपके पास, ये है आपका सर डिजाइन स्ट्रेंथ। क्लियर है, तो ये भी आपका फंडा क्लियर हो गया है। अब यहां पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड। कि जब हम आरसीसी कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे जो आपका एग्रीगेट का जो साइज है वो आप कितना यूज करते हैं। कौन सा एग्रीगेट बोला इसने, कोर्स एग्रीगेट। तो जब हम बात करते हैं आपके एग्रीगेट की, तो देखिएगा यहां पर एग्रीगेट की जब हम बात करते हैं तो एग्रीगेट आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है सर आपके पास कोर्स एग्रीगेट, और दूसरा होता है सर आपके पास फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इनको क्लासिफाइड करते हैं तो इनको अकॉर्डिंग टू आप किससे क्लासिफाइड करते हैं, आपके पार्टिकल साइज के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिएगा जिनका पार्टिकल साइज क्या हो, मोर देन 4.75 mm हो, 4.75 mm हो, तो किस काउंट करेंगे उनको, हम कोर्स एग्रीगेट करेंगे। और जिनका पार्टिकल साइज लोस देन 4.75 mm हो तो उनको हम फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। जो फाइन एग्रीगेट होते हैं इसी को आप क्या बोल सकते हैं, सैंड बोलते हैं। और जो ये कोर्स एग्रीगेट होते हैं जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अगर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके पास मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट होता है, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है, एग्रीगेट होता है आपके पास शुड नॉट बी मोर देन 1/4 मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर, 1/4 मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। ठीक है, और ये होना चाहिए आपके पास। क्लियर है, तो यहाँ पे बोला है आपके पास, तो और एक और थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं इसका कि फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क, फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क 20 mm साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट इज सुटेबल। कि ज्यादातर आपको कितने mm का एग्रीगेट यूज करते हैं, आप 20 mm का यूज कर सकते हैं, बट इससे बड़ा भी हो सकता है। कहां पर, जहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो आपकी फ्लो ऑफ कंक्रीट की। बट मैं लिख सकता हूं यहां पे, बट देयर इज लार्ज, ये आपके पास बड़ा भी हो सकता है, वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन,
restriction to the flow of concrete into the section. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। पॉइंट्स क्या थे कि आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड। तो सबसे पहले तो जो एग्रीगेट होते हैं उसमें कोर्स एग्रीगेट भी आते हैं आपके पास और फाइन एग्रीगेट भी आते हैं। अब जब हम बात करते हैं जिनका पार्टिकल साइज 4.75 से क्या हो आपका ज्यादा हो तो उनको हम क्या नाम देंगे सर, उनको हम कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। जिनका साइज सर 4.75 mm से छोटा हो उनको हम फाइन एग्रीगेट का नाम देंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट कौन सा, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट 1/4 मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क 20 mm साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज सुटेबल बट देयर इज लार्ज where there is no restriction to the flow of concrete in the section। बट हम इसको बड़ा भी प्रोवाइड कर सकते हैं कहां पर, जहां पर कंक्रीट के फ्लो की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो यहाँ पे 10 तो नहीं हो सकता है, 15 भी नहीं हो सकता है, 25 भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास 20 mm का हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज, कि जो आपके पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील है वो कितना होता है। तो यहां पर हम कुछ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। सबसे पहले वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल, ठीक है, कुछ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। ये कौन कौन सी है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टील की। डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, 7850 होती है। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ स्टील, तो ये क्या होती है, kg/m³ होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो ये क्या रहती है आपके पास स्टील की, वो रहती है 2 × 10⁵ N/mm² या मेगा पास्कल लिख दो आप। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं पॉइजन रेशो की, तो पॉइजन रेशो कितना लाई करता है सर आपका 0.3 बात करता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं हम, तो कितना रहता है आपके पास, वो 0.769 × 10⁵ N/mm² रहता है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं किसकी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन स्टील। स्टील की वो कितनी रहती है आपके पास, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस रहती है। अब क्वेश्चंस ये उठता है कि सर आपने स्टील ही क्यों, स्टील के अलावा आपने और क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब हम क्या बनाते हैं आपका आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपना स्टील का यूज करते हैं। स्टील का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि जो स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो सिमिलर होता है किसकी तरह, कंक्रीट की तरह। उससे क्या होता है सर, उससे ये होता है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर का चेंज होता है, टेम्परेचर में जब इंक्रीमेंटल होता है तो आपका क्या रहता है, वहां पे कंक्रीट और स्टील में इक्वल एक्सपांड होते हैं, कि जितना आपका स्टील एक्सपांड होगा उतना ही आपका कंक्रीट एक्सपांड होगा। जब दोनों ही इक्वली एक्सपांड हो गए तो उस कंडीशंस में जो हमारे पास क्रैक्स अकर नहीं होते डियर। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सर स्टील एंड कंक्रीट जो होते हैं, स्टील एंड जो कंक्रीट होते हैं उनमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कैसा रहता है, सेम रहता है। इससे क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट देखिएगा आप, रिजल्ट काम का है कि जैसे सर हम क्या करते हैं अपने टेम्परेचर का इंक्रीमेंटल करते हैं, टेम्परेचर का इंक्रीमेंटल करने से क्या होता है आपका स्टील भी क्या करता है सर आपका एक्सपांड करता है, स्टील भी एक्सपैंड करता है और आपका कंक्रीट भी क्या करता है सर आपका, वो भी सर फैलना स्टार्ट कर देता है, एक्सपांड करना स्टार्ट करता है। बट ये जो एक्सपांड करता है ये इक्वली एक्सपांड करता है। कैसा करता है सर, इक्वली एक्सपांड करता है। जब ये इक्वली एक्सपांड करता है, जो थर्मल क्रैक्स आते हैं वो क्या आते हैं, बहुत इक्वली आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इक्वली आएंगे तो नो थर्मल क्रैक्स
नो थर्मल क्रैक्स अकर्स। अब करने को तो आप क्या कर सकते हो, एल्युमिनियम भी यूज कर सकते हैं, बट जब हमने देखा कि जब टेम्परेचर चेंज हुआ होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके पास दो मटेरियल का जो एक्सपांशन हुआ होगा आपके पास सेम नहीं हुआ होगा। बट जब हमने क्या किया, कंक्रीट को स्टील के साथ एक्सपांड करके देखा तो वहां पे दोनों में क्या रहा, इक्वली एक्सपेंशन रहा। जितना स्टील मूव किया उतना ही कंक्रीट मूव किया। जब दोनों मूव किए होंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपके पास कंक्रीट में किसी भी तरह के क्रैक्स नहीं आए होंगे। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे 13 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकते, 14 भी हो सकते। राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर। इन फ्लेक्सर का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो बेंडिंग की बात कर रहा है। बेंडिंग एज पर IS 456/2000। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो इसके अलग अलग नाम है। इन सभी नाम को जानना है आपके पास। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोल सकते हैं। और मॉडुलस ऑफ रप्चर के अलावा इसको और क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं आपके पास। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के अलावा क्या बोल सकते हैं सर, इसको क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये टॉपिक है आपके पास ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड है। वहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को स्टडी किया था, तो वहां पर आपके पास एक स्ट्रेंथ ये भी आती है, या तो इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल दो, या मॉडुलस ऑफ रप्चर बोल दो, या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोल दो, या क्रैकिंग स्ट्रेंथ बोल दो। ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है सर, ये रिप्रेजेंट की जाती है आपके FCR से। और ये क्या होती है, 0.7 रूट ऑफ FC की होती है। FC के मान लेते हैं आपके पास क्या होता है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलो आप इसको, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल दो आप इसको, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास क्या हो सकता है, जैसे M20 है तो M20 मतलब, या मैं बोल सकता हूं इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो जैसे 20 के लिए क्या, तो आप क्या कीजिए, इसको 20 की जगह मैं यहाँ पे M25 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जब हमने इसको देखा तो 0.7 रूट ऑफ 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 3.5 समथिंग आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यही आ रहा है, जरा चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 3.5 आ रहा है, बिल्कुल सही आ गया है। तो यहां से यही पूछा था, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, बी इसका राइट आंसर हो गया है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, क्योंकि जो आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, या आपके पास मॉडुलस ऑफ रप्चर है, या आपके पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, या आपके पास क्रैकिंग स्ट्रेंथ है, इट इज द अंडर ऑफ बेंडिंग है। ये सब कैसी स्ट्रेंथ है आपकी, अंडर बेंडिंग है। अंडर बेंडिंग बोले तो अंडर फ्लेक्सुरल है। क्लियर है? तो वही तो क्वेश्चन में बोला है कि द मॉडुलस ऑफ रप्चर कंक्रीट गिव्स। क्या ये सर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है? नहीं सर, डायरेक्ट तो नहीं है। क्या सर ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है? सर नहीं है। या आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है अंडर बेंडिंग? यस, ये क्या है आपके पास, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है अंडर बेंडिंग। बेंडिंग की जगह क्या हो सकता है आपके पास, फ्लेक्सुरल भी हो सकता था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि अगर मैं पीछे आपको क्वेश्चंस दिखाए थे मैंने कि मिनिमम ग्रेड के, तो वहां पे मैंने ये चीजें सारी आपको क्लियर करवा दी है। बट कोई बात नहीं, आपको मैं फिर से भी बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि जितनी बारी आप लर्न करोगे चीजें तो आपको ज्यादा बेटर रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिए थे सभी के कि आपके आरसीसी में कौन से ग्रेड यूज किए जाते हैं और पीसीसी में कौन से ग्रेड आपको यूज किए जाते हैं। वहां पे मैंने टेबल आपको कुछ और लाया, क्योंकि उसमें और सारी चीजें को ऐड करके हम उसको भी याद कर सकते हैं। तो उसमें क्या है अब वो देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, मॉडरेट में बोला गया है।
तो सिंपल है आपके पास। एक तो सर माइल्ड होता है, तो माइल्ड में जो हम यूज करते हैं वो M20 यूज करते हैं अगर आप LSM कर रहे हैं। एक सर मॉडरेट होता है, मॉडरेट में सर हम कितना यूज करते हैं, M25 यूज करते हैं। RCC में सर माइल्ड के लिए कोई मेंशन नहीं है, मॉडरेट के लिए सर हम 20 यूज करते थे, M20। क्लियर है। बट जो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग देखना है, LSM के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा सर, M25 होगा। तो यहाँ पे M25 ये वाला आंसर हो गया, तो आपको ए आंसर तो मिल गया है। तो देख लेते हैं एक्सपोजर कंडीशंस में आपके पास कौन कौन सी हो सकती है सर। हमारे पास माइल्ड हो सकती है, आपके पास मॉडरेट हो सकती है, आपके पास सीवियर हो सकती है, और सीवियर के अलावा वेरी सीवियर हो सकती है आपके पास, वेरी सीवियर के अलावा आपके पास एक्सट्रीम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट देखो, या पहले मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट देख लेते हैं। तो माइल्ड के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है, पीसीसी की बात कर रहा हूं मैं, कोई मेंशन नहीं है माइल्ड के लिए। मॉडरेट के लिए M50, यहाँ पे M20, यहाँ पे M25 और यहाँ पे M30। ये किसकी है आपके पास, मिनिमम ग्रेड आपका किसने देखा, आपका पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का देखा। उसी तरह से आरसीसी का भी देख लेते हैं। तो आरसीसी माइल्ड में कितना रहता है, मिनिमम 20 रहता है, इसमें सर 25 रहता है, और इसमें आपके पास 30 रहता है, इसमें आपके पास 35 रहता है, और इसमें सर हमारा 40 रहता है। क्लियर है, ये भी सर क्लियर आ गया है। अब हम बात करेंगे इसके मिनिमम सीमेंट कंटेंट की। मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपको कितना देना है, तो जब हम माइल्ड कंडीशंस की बात करेंगे और जब आप पीसीसी यूज कर रहे हैं तो वहां पर 220, कितना 220 kg पर मीटर क्यूब्स। बट जब हम मॉडरेट की बात करेंगे तो वहां पे 240। उसी तरह से जब हम बात करेंगे सीवियर कंडीशन की तो 250 देंगे, उसी तरह से 260 प्रोवाइड करेंगे, और एक्सट्रीम में आपके पास 280 प्रोवाइड करेंगे। यानी कि 1 मीटर क्यूब में आपको कितना चाहिए, एक्सट्रीम में 280 चाहिए। ये आपके पास मिनिमम क्वांटिटी है। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशो। जो वाटर सीमेंट रेशो रहता है माइल्ड और मॉडरेट में, पीसीसी का 0.60, 0.60, 0.50, 0.45 और आपके पास लास्ट में 0.40 रहता है। क्लियर है। अब इसी को हमने कहां पे देखना है, जब आप आरसीसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आरसीसी के स्ट्रक्चर में आपको कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट प्रोवाइड करना है माइल्ड के लिए, यहाँ पे तो आपने पीसीसी के लिए 220 किया है, तो उसके लिए कितना करना पड़ेगा, आपको 300 प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 300 प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर 240 है, तो वहां पे भी 20 का इंक्रीमेंटल किया, तो 300 में आप 20 ऐड कर सकते हैं, बट नहीं करना है, आपको यहाँ पर 300 ही रखना है। ठीक है। और यहाँ पे 250 है, पीसीसी का बना है, तो वहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, 320 हो जाएगा। तो यहाँ पर 320 हो जाएगा, यहाँ पे 260 है, यहाँ पे 340 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 280 है, यहाँ पे 360 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका फ्री वाटर सीमेंट रेशो, यहाँ पे आपके पास फ्री वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा था, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.55 प्रोवाइड करना है यहाँ पर, और यहाँ पे 0.50 करना है, 0.45 करना है, 0.45 करना है, और 0.40 करना है। ठीक है। तो ये चीज भी क्वेश्चन में आ सकती है कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो रहता है आपका पीसीसी में, वो 220 से 280 के बीच में रहता है। कितना रहता है सर, 220 से वो 280 के बीच में रहता है। और आरसीसी का जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 300 से 360 के बीच में रहता है। उसी तरह से जब आप पीसीसी का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वहां पे जो वाटर सीमेंट रहता है वो 0.60 से 0.40 के बीच रहता है। बट जब आप क्या कर रहे हो, आरसीसी का बना रहे हो, तो वहां पे 0.55 से 0.40 के इन बिटवीन रह रहा है। ग्रेड की बात करते हैं, पीसीसी में जो ग्रेड रहता है वो M15 से M30 के बीच लाई करता है, और जबकि आपके आरसीसी में M20 से M40 के बीच में लाई करता है। क्लियर है। तो आपको आरसीसी का जो मिनिमम ग्रेड रहता है वो M20 रहता है, जबकि पीसी का मिनिमम ग्रेड आपका M15 रहता है। क्लियर है। तो ये भी आपको यहाँ पर आंसर मिल गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी तो उसमें भी 95% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो कभी भी आपका जो आपने क्यूब कास्ट किया होगा, मान लेते हैं आपने 100 क्यूब में से 95 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ जिस प्रोपोर्शंस के लिए बनाया होगा, यानी कि M25 के लिए बनाया होगा, तो जो 95 क्यूब हो गए उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो आपका 25
और 25 से ज़्यादा ही होगी। बट जो 5 क्यूब होंगे आपके पास, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी होंगी जो आपके पास कैसे रही होगी, 25 न्यूटन पर mm से कम रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फेल का क्राइटेरिया कितना है आपके पास, 5% का है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो सी हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात की है, तो ये क्या हो जाता है आपके पास, ये होता है सर 5000 रूट ऑफ FC के होता है। ये किसके अकॉर्डिंग, आपके IS 456 2000 के अकॉर्डिंग है। बट ओल्ड कोड के मुताबिक देखते हैं तो यहाँ पे कितना था, 5700 रूट ऑफ FC के इज IS 456 इज 1978। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जब गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करते हैं तो इसी को टिक करते हैं, तो यहाँ पे बी आंसर हो गया आपके पास, ये हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होता है वो आपके पास कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इन दोनों का जब आप रेशो निकालते हैं तो उसको हम मॉड्यूलर रेशो बोलते हैं, ES/EC बोलते हैं, ES/EC बोलते हैं। तो ES आपके पास क्या रहता है, 2 × 10⁵, और आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट दैट इज 5000 रूट ऑफ FC के होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ऑफ मॉड्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर बोलते हैं। किसके हैं ये, लिमिट स्टेट मेथड में। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म बनाना चाहूँ तो M = ES/EC, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 5000 रूट ऑफ FC के। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 + थीटा से। थीटा क्या है, क्रीप कोएफिशिएंट, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर बन जाएगा। किसमें, आपका लिमिट स्टेट मेथड में। ये भी किसमें सर, आपका लिमिट स्टेट मेथड में। अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखना चाहूँ तो M = ES/EC = 280/3 σ/CBC। ये किस केस में है, आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अगर मैं बात करता हूँ σ/CBC क्या क्या है आपके पास, ये परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है, तो यहाँ से ये आंसर भी आपको मिल गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर IS 456 2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन, कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि जब आप वाटर का यूज करते हैं तो उस वाटर में जो आपके ऑर्गेनिक कंटेंट रहने चाहिए वो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, उसकी परमिसिबल लिमिट क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक टेबल्स याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ मैं लिखूंगा, कुछ ऑर्गेनिक्स है कुछ इनऑर्गेनिक्स है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, आपकी ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं और दूसरी हम इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ये दोनों बहुत बारी पूछे जाते हैं। अगर मैं इनका नाम लिखूंगी सर, इसका IS कोड क्या है, तो इसका जो IS कोड है आपके पास 3025 है, और ये जो आपको मिलेगा वो ये पार्ट 18 में मिलेगा। क्लियर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सेम कोड है, IS 3025 पार्ट 18 मिलेगा आपके पास। परमिसिबल लिमिट की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक की कितनी है सर, 200 मिलीग्राम्स पर लीटर है, या ppm भी बोल सकते हैं, तो मैं ppm भी लिख सकता हूं, या हो सकती है आपके पास इनऑर्गेनिक की 3000 मिलीग्राम्स पर लीटर, या फिर ppm हो गई है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सल्फेट और क्लोराइड की। अब आ जाते हैं हम किस पे सर, सल्फेट्स पे, सल्फेट्स पे और आपके क्लोराइड्स पे। अगर मैं सल्फेट के कोड की बात करता हूं तो नो डाउट पहला तो सेम ही रहने वाला है, आपके पास नंबर तो सेम रहने, IS 3025 पार्ट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट है आपके पास 24th पार्ट है, और इसका पार्ट कौन सा है 3025, इसका आपके पास 32 पार्ट्स है। ठीक है, लिमिट्स की बात करते हैं तो 400 और 200। ठीक है, यहाँ पे कितनी आपके पास 400 मिलीग्राम्स पर लीटर है आपके पास। क्लियर है, सल्फेट की हो गई है। और अगर हम मैं क्लोराइड्स की बात करता हूं तो क्लोराइड्स में कितनी है आपके पास, क्लोराइड्स की दो वैल्यू है, क्लोराइड्स की दो वैल्यू है आपके पास। एक तो आपके पास है 200 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये है PCC में, और एक है आपके पास 500 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये आपकी RCC में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में आता है आपके पास सस्पेंडेड मैटर, सस्पेंडेड मैटर। तो नो डाउट टेबल तो आपका सेम ही रहने वाला है, कोड सॉरी IS 3025
पार्ट कौन सा है, ये काम का है, पार्ट है इसका 17 है। अगर मैं बात करता हूं इसकी परमिसिबल लिमिट की तो कितनी आपके पास 2000 मिलीग्राम पर लीटर है। आज क्वेश्चंस में किसकी पूछी थी, ऑर्गेनिक कंटेंट की, तो ऑर्गेनिक कंटेंट्स की कितनी थी आपके पास 200 मिलीग्राम पर लीटर या 200 ppm थी। तो आपके पास सी भी नहीं, डी भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका आंसर ए हो गया है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेशंस में हमने जितने भी क्वेश्चंस को टारगेट किया है, हर एक क्वेश्चंस की हमने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस की है। अगर आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दो फायदे होंगे। जो आपने थ्योरी पार्ट्स में कवर किया होगा तो आपकी थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ में आपका क्वेश्चन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम आगे का तीसरा पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे डियर।